Welcome once again to this new topic on President of India, and the subtopic now is powers and functions of President of India. जी हाँ, कि powers and functions of President क्या है. ठीक है, हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं powers and functions of President को, और ये है एग्जेक्टिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स. तो 7 पार्ट्स हैं. अब ये एग्जेक्टिव पावर्स कौन सी होती हैं? जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मेजॉरिटी किस में आ जाती हैं? एग्जेक्टिव पावर्स. जो गवर्नमेंट रन होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होती है, वो भी एग्जेक्टिव पावर्स. जो भी फैसले इस प्रकार के लिए जाते हैं वो सारे एग्जेक्टिव पावर्स हैं. लॉ मेकिंग से रिलेटेड सारी पावर्स लेजिस्लेटिव पावर्स हैं. पैसे रिलेटेड फाइनेंशियल, जुडिशरी और कंट्री से रिलेटेड है तो डिप्लोमेटिक. एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये है उसकी मिलिट्री पावर्स. एंड इमरजेंसी पावर्स, 3 इमरजेंसी हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी. आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये 3 इमरजेंसी हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी. अब हम स्टडी करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स. ये आज का मेन टॉपिक रहेगा. क्लियर? चलते हैं आगे. एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? पहला, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो किसके नाम पर लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दूसरा, काम करने का जितना भी तरीका होगा, rules specifying the manner in which the orders and other instruments made and executed. Orders देना, उनकी implementation, उस सब के rules भी कौन specify करेगा? President. Executed in his name shall be authenticated. तो ये यानी सारा देश किसके नाम पे चल रहा है? प्रेसिडेंट के. तो ये भी क्या होगी? एग्जीक्यूटिव पावर. फिर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, और साथ ही साथ एलोकेशन ऑफ द सेड बिजनेस. ठीक है, अमंग द मिनिस्टर्स, किस मंत्री को कितने मंत्रालय बना के कितने कितने जिम्मेदारियां किसको देनी है, कैसे देनी है, क्या कन्वीनियंटली कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस काम करे. तो ये सब काम प्रेसिडेंट के नाम पर होगा और ये एग्जीक्यूटिव पावर. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, मैंने बताया मेजॉरिटी अपॉइंटमेंट्स, सभी मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, वो भी एग्जीक्यूटिव पावर है. एंड हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर. क्या होती है? क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अपनी सीट को तब तक होल्ड करते हैं जब तक वो इंजॉय करते हैं. क्या? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहेगा वो तब तक अपने ऑफिस में रहेंगे, अदरवाइज नॉट. हालांकि ये जो प्लेजर है ये आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज नहीं हो सकता. ठीक है जी. तो ये हरगिज भी आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हैज टू बी गिवन टू ऑल बिफोर रिमूवल. लेकिन मिनिस्टर से उसका मंत्रालय वापस लेते हुए उसको सुनवाई का मौका देना भी जरूरी नहीं होता. ओके. और मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, सर, इज द प्रेसिडेंट आल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ही ओनली गिव्स अ कंसेंट? समझिए, एएफएस क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, जो बजट है, बजट को ही हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, आर्टिकल 112 इससे डील करता है. ठीक है, 112. और बजट को पार्लियामेंट में ले डाउन कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या आता है? एएफएस इज caused to be laid, sorry, wait, सेट कर देता हूं. caused to be laid before parliament पाए. यानी किसके ऑर्डर पर
बजट पेश किया जाता है, पेश करता है एफएम है, पर कौन ऑर्डर करता है? आंसर इज प्रेसिडेंट। कहां लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेरक में लिख रखा है, आर्टिकल 112 में। ठीक है जी, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मिल गया है मुझे, ये देखिए, ये देखिए, द प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट, ये देखिए, द प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट मिल गया, आप सब दिख रहा है? द प्रेसिडेंट shall in respect of every financial year cause to be laid before both the houses of parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of government of India for that year in this part referred to as AFS annual financial statement। तो प्रेसिडेंट का क्या रोल है बजट में? वो है साइन करता है, बनाता बजट को कौन है? एफएम, बनाकर भेजेगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको करेगा साइन, फिर से आएगा एफएम के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास, और फिर उसको वो लोकसभा में रीड करके समझाएगा, फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होगी, फिर उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा, और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर पास करना होगा। तो क्या काम है प्रेसिडेंट का? सिर्फ साइन करने का। ओके, प्रिपेयर कौन करता है बजट? फाइनेंस मिनिस्टर। एनी क्वेश्चन वंशिका, आपका डाउट क्लियर हो गया या अभी बचा है? फुल्ली क्लियर हो नो गया? सर, क्लियर पक्का? चले आगे। सर। जैसे वंशिका ने क्वेश्चन पूछा, मुझे ये अच्छा लगता है, दिल में कोई क्वेश्चन है पूछो। भारत का संविधान मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अब तक मोर देन 150 टाइम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूरा पढ़ा चुका हूं। तो इस कारण से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैं उसी टाइम आपको जवाब दे दूंगा। बट कम विद क्वेश्चंस। पता चलता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, पता चलता है आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी और सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, और जो मैंने ये नोट्स आप सबको प्रोवाइड कराए, एटलीस्ट इसको तो बहुत अच्छे से पढ़े। दिस इज बाइबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। मैंने बता दिया आपको, सभी मिनिस्टर्स दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इन रियलिटी दिस इज द प्लेजर ऑफ द पीएम। मोदी जी जब चाहे तब किसी भी मंत्री से उसका मंत्रालय छीन सकते हैं। एक ही मंत्री को 4 मंत्रालय दे दें, ठीक है, या फिर 4 मंत्रियों से उनके मंत्रालय छीन ले एनी टाइम। होगा किसके नाम पे ये काम? प्रेसिडेंट के, पर दिमाग किसका चलेगा? प्राइम मिनिस्टर का। तो किताबों में लिखा है कि ऑल द मिनिस्टर्स होल्ड देयर मिनिस्ट्री till they enjoy the pleasure of the president, but in reality they are ministers till they enjoy the pleasure of the PM। आगे, फिर देश का सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल होता है, और जो स्टेट लेवल का सरकारी वकील होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी वकील, एडवोकेट जनरल कहलाता है। तो स्टेट में एडवोकेट जनरल, सेंटर में अटॉर्नी जनरल। तो पोस्ट वही है, बस वो सेंटर लेवल, वो स्टेट लेवल। ठीक है, और इसको भी अपॉइंट कौन करेगा? पीएम करेगा। ये भी अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? टिल ही एंजॉयज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब मर्जी हटा दो, रीजन बताने की भी जरूरत नहीं क्यों हटाया है। और इसका रेम्यूनरेशन भी कौन डिटरमिन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये सारी पावर कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। फिर जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, उनका जो ऑडिट है वो कौन करता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। ठीक है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इससे डील करता है। ठीक है जी, ये स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के दोनों के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है। ऑडिट, पहले ये किसी समय में अकाउंट्स प्रिपेयर भी करता था और ऑडिट भी करता था, मगर बाद में प्रिपरेशन का काम इससे ले लिया गया वापस। अब ये प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स नहीं करता है, सिर्फ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करता है। इस पर पॉइंट क्लियर? और आगे चलते हैं। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत में सिस्टम क्या है ईसी का, यानी इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन में क्या होता है समझिए ध्यान से, ठीक है। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके नीचे होते हैं दो इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर 1 और इलेक्शन कमिश्नर 2, ठीक है जी। तो ये 3 मेंबर बॉडी होती है और सभी फैसले ये कैसे लेते हैं, मेजॉरिटी वोट के साथ लेते हैं। यानी अगर इसने यस बोल दिया और इसने भी यस बोल दिया, फिर अगर चीफ इलेक्शन कमीशन नो बोलेगा तो उसका मतलब होगा यस। यानी अगर ये दो यस बोल रहे हैं तो इसको भी यस ही बोलना पड़ेगा। और आगे चलते हैं कि अगर बाय एनी चांस मान लो इसने बोला यस, ठीक है, इलेक्शन कमीशन 1 ने, मगर इसने बोल दिया नो, अब फैसला इसका चलेगा। अगर इसने यस बोल दिया तो 2 वोट्स यस की होगी तो यस माना जाएगा, लेकिन अगर इसने नो बोल दिया तो 2 वोट्स नो की होगी तो नो फाइनल हो जाएगा। इसलिए ये ज्यादा पावरफुल होता है इलेक्शन कमिश्नर 1 और इलेक्शन कमिश्नर 2 से, ठीक है। टीएन सेशन के समय में बहुत ज्यादा पावरफुल ऑफिस बन गया था इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, ठीक है। मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को बनाकर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर्स को कर्टेल किया और पूरे इलेक्शन कमीशन में इन तीनों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग पर लाकर खड़ा कर दिया। और आगे चलते हैं हम, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर्स को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबकी अपॉइंटमेंट, तीनों की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, और ये एग्जीक्यूटिव पावर है। फिर सेंटर की सिविल सर्वेंट्स की जो भर्ती है, रिक्रूटमेंट है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, ठीक है। और उसमें एक चेयरमैन होता है और कुछ मेंबर्स होते हैं। इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 10-11 मेंबर होते हैं यूपीएससी में और एक चेयरमैन होता है, और दिस इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिव पावर। मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, the prime minister can remove any minister or merge the ministries. So, sir, the ministers don't have a secured position. Is it against the constitution or is it right? This is very much within the spirit of Constitution of India. This is not against Constitution. We have to we have to make one very powerful position. जैसे कभी देश का राजा हुआ करता था, ठीक है, हमें एक मोस्ट पावरफुल आदमी चाहिए जिसको लोगों ने चुना हो। इस बार का जो इलेक्शन हुआ था, किसी ने राजनाथ सिंह को जिताने के लिए, अमित शाह को जिताने के लिए, डॉक्टर हर्षवर्धन को जिताने के लिए, पीयूष गोयल को जिताने के लिए, सारे मंत्रियों के नाम बता रहा हूं, इनको जिताने के लिए बीजेपी को वोट नहीं डाला था। सभी मोदी सरकार चाहते थे, इसलिए वोट डाला था। इसलिए मोदी को रियल पावर में आना चाहिए। और अगर बाकी मंत्रियों से ज्यादा पावरफुल नहीं होगा प्रधानमंत्री, ठीक है, तो बाकी मंत्री प्रधानमंत्री की सुनेंगे। क्यों? तो देश में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनेगी। कैसे? इस कारण से ये जो हो रहा है ये डिजायरेबल है, ये जस्टिफाइड है। द प्राइम मिनिस्टर, हमने ये आइडिया जो लिया था यूके से लिया था, और हम कहते हैं क्या कि द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू अदर मिनिस्टर्स, बाकी मंत्रियों के मुकाबले में जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है with respect to other ministers, that is primus inter pares। inter pares इसका क्या मतलब है? प्राइमस वर्ड का मतलब है प्राइम, इंटर वर्ड का मतलब है अमंग, और पेरिस वर्ड का मतलब है इक्वल्स, यानी प्राइम अमंग इक्वल्स। समझ में आया? तो प्राइम बनाना जरूरी है। देयर है प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी प्राइम, इसलिए ये सिस्टम बिल्कुल सही है। ओके वंशिका, आर यू सेटिस्फाइड? ओके। Yes, sir. हर स्टेट का गवर्नर होता है, Yes, sir. हर स्टेट का गवर्नर होता है, और 2 यूटीज हैं, उनकी भी एग्जेक्टिव हेड है, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी ये 2 यूटीज हैं जहां पे गवर्नर्स है। तो हर चंडीगढ़ जो है वो यूटी है, मगर उसमें गवर्नर नहीं है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर है।
और पंजाब के गवर्नर को एक्स ऑफिशियो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ बनाया हुआ है। क्लियर? तो सभी गवर्नर्स को भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और ये कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है। फिर आर्टिकल 280 बात करता है एफसी की, यानी फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन की। और फाइनेंस कमीशन बताता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंस है, यानी जो पैसा है, वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और इसके साथ ही 4 मेंबर्स होते हैं। क्लियर? और ये बताते हैं टाइम टू टाइम कि कैसे पैसा बंटना चाहिए सेंटर और स्टेट में, किस रेशो में, जो टैक्स के द्वारा पैसा आया है। और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स सबको अपॉइंट कौन करेगा? चेयरमैन और मेंबर्स को प्रेसिडेंट। ये कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, ठीक है, यूनियन की, और जो प्रपोजल्स हैं लॉ, नए लॉ बनाने के, लेजिस्लेशन के, ठीक है, उन सब की जानकारी प्रधानमंत्री से मंगवा सकता है। कौन मंगवा सकता है? प्रेसिडेंट। ये भी उसकी कौन सी पावर है? कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर। फिर वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है, प्रेसिडेंट पीएम को कह सकता है सबमिट करने के लिए क्या चीज? एक पर्टिकुलर मंत्री का कोई फैसला कि इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिडर करे और बताए क्या सारे मंत्री उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के, उस पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में हैं या खिलाफ हैं। अगर उस पर्टिकुलर मंत्री के उस फैसले को जब लोकसभा, राज्यसभा के सामने रखा गया और वो पर्टिकुलर फैसला डिफीट हो गया, तो उस पर्टिकुलर मंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। पर अगर अगर प्रेसिडेंट ने पीएम को बोल के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उस पर साइन करा लिए थे, या फिर उनकी मेजोरिटी ने उसको अप्रूव कर दिया था, उसके बाद अगर लोकसभा, राज्यसभा में वो डिफीट हो गया, तो इसका मतलब लोग प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। यानी प्रधानमंत्री के पास अब लोकसभा, ये लोकसभा में होता है, लोकसभा डिफीट हो गया अगर, तो ऐसा होता है कि यानी कि प्रधानमंत्री के पास इस टाइम मोर देन 50% का सपोर्ट, मोर देन 50% ऑफ लोकसभा का सपोर्ट नहीं है। यानी कि ये कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि डिमांड हो रही है। इसे डिमांड ऑटोमेटिकली हो जाती है कॉन्फिडेंस मोशन की। कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? अब मोदी जी प्रूव करें आज भी मोर देन 50%, जी हाँ, मोर देन 50% ऑफ लोकसभा उनके साथ है, क्योंकि लोकसभा में डिफीट हो गया वो वाला फैसला जिस पर एक मंत्री नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के कहने पर सबके सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अप्रूवल दे दिया था। यानी कि प्रधानमंत्री का अप्रूवल था, यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ है मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। ठीक है? फिर वो एक एससी के लिए, एसटी के लिए, बैकवर्ड क्लास एक कमीशन बना सकता है। ठीक है? टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, पर अब लेटेस्ट कुछ अमेंडमेंट्स के बाद अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है, पीसी कमीशन। और आगे चलते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल बनाना ताकि सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कोऑपरेशन बढ़े, ये भी एग्जेक्टिव पावर है। ठीक है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काउंसिल बनी हुई है। ठीक है जी। और डायरेक्टली ये एडमिनिस्टर करता है यूटीज को थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे मैंने बताया, वीपीएस बदनौर इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ बिकॉज ही इज गवर्नर ऑफ द एडजॉइनिंग स्टेट। मोरओवर, he can declare any area as scheduled area and has powers with respect to the administration of scheduled areas. scheduled areas और ट्राइबल एरिया घोषित करना एक जगह को, और वहां की उसके बाद, ठीक है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ये किसका काम है? प्रेसिडेंट का। ठीक है? तो ये भी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके साथ ही मैं दी एंड करने जा रहा हूं दो चीजें। पहला, आज का ये सेशन मैं यहाँ एंड करने जा रहा हूं। दूसरा, आज का ये टॉपिक मैं यहाँ एंड करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम था
executive powers of President of India. If you have any question, you can ask any question. Otherwise, I will end this session. एक क्वेश्चन मेरे पास आया है. Please repeat. Administrator of Chandigarh is appointed by President on the advice of PM. And sir, what about Commission of Economically Weaker Section? Indian Constitution is silent over this issue. Commission for EWS. Constitution में ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है जी. Any other question? कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा? Sir, so that means the president cannot appoint a commission for EWS. किसी भी चीज का कमीशन बना सकता है, लेकिन देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. कमीशन किसी भी चीज के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट या कोई मैंडेटरी नहीं है. किसी भी चीज का कमीशन, दो तरह के कमीशन होते हैं, स्टैंडिंग कमीशन होते हैं. ठीक है जी. ओके. और ये Yes, sir. अपर कास्ट रिजर्वेशन जो हमने दी थी, ठीक है, वी प्रोवाइडेड फॉर 10% अपर क्लास रिजर्वेशन. तो जनवरी 2019 में इस तरह की बातें आई थी. ठीक है. और ये 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था कि 10% रिजर्वेशन दी गई थी. ठीक है. इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, सिन्हो कमीशन. ठीक है. सिन्हो कमीशन 2010 रिपोर्ट, जिसके ऊपर ये वाली बात सब कुछ हुआ है. ठीक है. जो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दी है. ठीक है जी. ओके. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस, किसी भी तरह कोई भी कमीशन बनाया जा सकता है. ठीक है. और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप? No, sir. जो 10% रिजर्वेशन में कहा गया था, गाइडलाइंस देने के लिए कमीशन बनाया गया था. ये 2019 में बनाया गया था. किन गाइडलाइंस पर? ठीक है. कैसे आपको क्या कमीशन बनाना है, वो कमीशन जो है वो बताएगा कि क्या गाइडलाइंस है. हाउ टू गिव रिजर्वेशन बेनिफिट टू 10% रिजर्वेशन फॉर दोज पीपल हु आर फ्रॉम अपर कास्ट्स बट स्टिल बैकवर्ड. कुछ आप पूछना चाहेंगे? No, sir. No question. Should I end the session here? Okay. Bye bye. See you. Yes, sir. मैं ये सेशन यहाँ एंड करने जा रहा हूँ.